रात के तीसरे पहर, जब सब सो जाते हैं, शमशान की राख में कोई अब भी करवट बदलता है। कहते हैं अगर तुमने उसका नाम पुकार लिया तो वो मुस्कुरा कर तुम्हें अपने साथ ले जाती है। रात का तीसरा पहर था। आसमान बादलों से घिरा था और हवा में एक अजीब ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। बरमपुर गांव के चारों ओर फैले जंगलों में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही हो। गांव के बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, सदियों पुराना, चौड़ा तना, जिसकी जड़ों ने आधा मैदान निगल लिया था। हर रात उस पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते, बीड़े जलाते और पुरानी कहानियां सुनाते। उनमें से सबसे बूढ़ा आदमी था पंडित गजाधर, जो दावा करता था कि उसने अपने सामने एक आत्मा को जलते चिता से उठते देखा था। वो हमेशा कहता था, इस गांव का शमशान शांत नहीं है। वहां हर अमावस्या की रात एक औरत आती है, सफेद साड़ी में, राख में लिपटी, और उसका चेहरा तो कोई देख ही नहीं पाता। बच्चे डर से कांप जाते और औरतें अपने बच्चों को डांटते हुए घर के अंदर खींच ले जाती। लेकिन हर डर के पीछे एक सवाल था, क्या वो सच में कोई आत्मा थी या बस लोगों की कल्पना? अमन और राजू दोनों 20-22 साल के जवान थे। दोनों का बचपन साथ बीता था और दोनों में एक बात समान थी, जिज्ञासा और थोड़ी सी लापरवाही। जिस चीज से सब डरते वही इन दोनों को खींचती थी। जब बाकी लोग पंडित की बातों से डरकर घर में दुबक जाते, अमन बस मुस्कुरा देता। डर तो वो दिखाते हैं जो सच में कुछ छिपा रहे होते हैं। राजू हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता, अमन, ये चीजों से खेल मत कर, किसी चीज का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं। लेकिन अमन के चेहरे पर वही आत्मविश्वास रहता। देख लेना राजू, एक दिन चलेंगे वहां, सब बकवास है। वो दिन अमावस्या का था। आसमान में कोई तारा नहीं था, सिर्फ काले बादल और दूर बिजली की चमक। गांव में उस रात हर कोई जल्दी सो गया था, लेकिन अमन नहीं। उसने राजू को आवाज दी, चल आज सच्चाई देख ही लेते हैं। राजू ने पहले मना किया, पर जब अमन ने कहा कि अगर नहीं चला तो डरपोक कहलाएगा, तो वो तैयार हो गया। दोनों के हाथ में एक एक टॉर्च थी और अमन के पास एक बीड़ी और माचिस। रास्ता गांव से निकलकर सीधे शमशान तक जाता था, वही रास्ता जिसे हर कोई रात में भूल से भी नहीं छूता था। रास्ता सुनसान था, दोनों के कदमों की आहट मिट्टी पर गूंज रही थी। पेड़ों के बीच हवा सिसक रही थी और दूर किसी उल्लू की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। राजू धीरे धीरे बोला, सुना है वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। अमन ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे, धुंध गहरी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से 10 कदम तक जा रही थी। अचानक हवा में राख सी कोई चीज उड़कर आई और अमन के चेहरे से टकराई। उसने हाथ से झाड़ा और बोला, शमशान करीब ही होगा। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। अमन, चल वापस चलते हैं। अमन ने उसकी ओर देखा। अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ी हिम्मत दिखा। थोड़ी ही देर में वे उस जगह पहुंचे जहां पुरानी चिताएं जली थीं। राख अब भी फैली हुई थी। कुछ लकड़ी के अध जले टुकड़े जमीन पर पड़े थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अमन ने टॉर्च का फोकस आगे किया और बोला, देखा, यहां कोई नहीं है। राजू चुप रहा। उसकी निगाह एक पुरानी लाल चूड़ी पर थी जो राख में आधी दबी हुई थी। वो धीरे धीरे झुककर उसे उठाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत छू उसे। राजू ने झटके से सिर घुमाया, वहां कोई नहीं था। किसने कहा? अमन हंस पड़ा।
तेरा ही भ्रम होगा। उसी वक्त हवा एकदम ठंडी हो गई। टॉर्च अपने आप झिलमिलाई और बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। राजू की सांसें तेज हो गई। अमन, टॉर्च चालू कर। अमन ने टॉर्च थपथपाई, पर वो नहीं चली। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीमे से रो रहा हो। वो रोना नजदीक आता गया। दोनों जड़ हो गए और फिर टॉर्च अचानक जल उठी और उसकी रोशनी में वो दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, राख में लिपटी हुई। उसके बाल गीले और बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ। वो चिता की राख के बीच बैठी थी, जैसे किसी की प्रतीक्षा में। अमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखें लाल जैसे अंगारे, होंठों से काली राख टपक रही थी। वो मुस्कुराई, एक भयानक मुस्कान जो किसी की आत्मा को भी जमा दे। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राजू पीछे हट गया, लेकिन अमन वहीं खड़ा रहा। तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, जिसे तुमने जलाया उसी की आवाज हूं। अमन कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? और तभी उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हिलने लगी। राख से हाथ निकलने लगे, जले हुए काले सूखे हाथ जो अमन के पैरों को पकड़ने लगे। अमन चीख उठा, राजू भाग! राजू ने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। पीछे से अमन की चीखें आती रहीं, बचाओ, मुझे खींच रही है। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। अमन आधा मिट्टी में धंस चुका था। वो हाथ उसे नीचे खींच रहे थे और वो औरत, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे से बोली, अब तू भी यहीं रहेगा। राजू जान बचाकर गांव पहुंचा। उसके कपड़े राख और मिट्टी से सने थे। वो घर में घुसा, हांफता हुआ, और सबको बताया कि अमन गायब हो गया। गांव वाले सुबह वहां पहुंचे। सबने जगह देखी। जमीन समतल थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ एक जगह राख में हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उस दिन के बाद अमन कभी नहीं मिला। राजू भी धीरे धीरे चुप रहने लगा। वो किसी से बात नहीं करता था। कई बार रात को लोग कहते कि उसे शमशान की तरफ जाते देखा गया था। एक रात राजू भी नहीं लौटा। सुबह फिर लोग गए। उसी जगह राख में 2 निशान थे, एक अमन का, एक राजू का। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने शमशान के पास की जगह बंद कर दी और वहां दीवार बना दी। लेकिन हर अमावस्या को लोग कहते हैं कि वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। कभी कभी हवा में राख उड़ती है और किसी किसी ने तो सफेद साड़ी वाली औरत को नदी किनारे बैठे भी देखा है। वो धीरे धीरे बाल संवारती रहती है और कहती है, किसी ने मेरा वादा तोड़ा था, अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों से कहते हैं, शमशान वाली औरत को कभी आवाज मत देना। अगर उसने सुन लिया तो वो मुस्कुराएगी और फिर तुम उसकी कहानी बन जाओगे। हवा में आज भी वही ठंडक है, वही राख की गंध। बरमपुर अब खाली हो चुका है, लोग वहां रहना छोड़ चुके हैं। लेकिन हर साल जब अमावस्या आती है, कोई ना कोई राह भटक कर उस शमशान तक पहुंच ही जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। कहते हैं वो औरत आज भी वही है, राख के बीच बैठी किसी नए आगंतुक की प्रतीक्षा में। वो बोलती नहीं, बस सुनती है। और अगर कभी उसने तुम्हारा नाम लिया तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा भी उसी शमशान का हिस्सा बन चुकी है।